तो सोल्यूशन में हमने देखा था कि दो तरह के सोल्यूशन है हमारे पास। एक सोल्यूशन बेटा है जहां पे हम लोग सॉलिड को लिक्विड के साथ में मिलाते हैं, और एक दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास जहां पे हम लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाते हैं। इसका एक कोई एग्जांपल दे दो बच्चे लोग जल्दी से। ये बहुत पढ़ लिया है। पानी, यस पानी, सॉल्ट, वाटर, है ना। तो ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं उनको सॉलिड प्लस लिक्विड कहा जाता है। क्या हमने अभी तक ये पढ़ा है? ये अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन बेटा एग्जाम्पल तो हम ले सकते हैं ना फिर भी। अल्कोहल प्लस वाटर, ओके। इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मूला रिवीजन करवा देता हूँ। इसका फॉर्मूला रिवीजन क्या था, मैं इसको यहाँ लिख दूं, चलेगा? इसके लिए क्या सॉलिड जो है वो वेपर प्रेशर बनाता है? कौन बनाएगा? सॉलिड और लिक्विड में केवल लिक्विड जो है वही वेपर प्रेशर बनाएगा, है ना। सॉलिड सॉल्यूट है, उसको हम लोग कहेंगे बी। लिक्विड तुम्हारा सॉल्वेंट है, उसको हम लोग कहेंगे क्या? ए। हाँ, तीन ही फॉर्मूले हैं, है ना। तीन ही फॉर्मूले हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तुम अगर कुछ कुछ चीजें अपने मन में बैठा लोगे कि तुम कर सकते हो तो तुम कर ले जाओगे, है ना। और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, उसकी टेंशन ना लो। लेकिन तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे केवल तीन ही तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, और वो भी लॉजिक से आते हैं। ऐसा नहीं कि तुमको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे प्रेशर केवल ए का है, लेकिन क्या 100% प्रेशर है? नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो ए की वजह से है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए, वही सोल्यूशन का प्रेशर है, इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा मैक्सिमम प्रेशर होगा उसको हम लोग ए के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला हमारे पास क्या बन गया बेटा? ये पहला बन गया। अब सेकंड मैं कहता हूं एलवीपी। एलवीपी का मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होता है, प्रेशर लो क्यों होता है। क्योंकि सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है, अब प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं? तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। तो इस हिसाब से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ कितना होगा, क्या होना चाहिए? वेरी गुड। पी ए नॉट माइनस पी ए, मतलब जो भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है माइनस जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो कि किसके बराबर होगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सही है ना, इनटू पी ए नॉट। ठीक है, ओके। एक और तीसरा हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब हम लोग कितना प्रेशर कम हो गया उसको फ्रैक्शंस में बता रहे हैं। अगर 0.4 है तो मतलब 40% कम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कितना होगा? पी ए नॉट माइनस पी ए होल अपॉन पी ए नॉट। तो ये फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सब था बेटा लास्ट क्लास तक। अब हम लोग आज के क्लास की एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। आज हम लोग देखो क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तुमसे बोला जा रहा है ग्राफ किसके बीच का बनाना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बनाना है, मतलब पीए का बनाना है, सही है, वर्सेस। तो अगर जो भी पहले लिखा जाता है उसको वाई एक्सिस पे रखा जाता है, सही है कि नहीं? बोलो बेटा, ये बात ठीक है कि नहीं? जो भी तुम्हारा पहले लिखा जाएगा वो वाई एक्सिस पे लगेगा, सही है ना। और जो भी उसके बाद लगेगा उसके बाद हम लोग लगाते हैं मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, वो एक्स एक्सिस पे लगेगा, सही है कि नहीं?
बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन यही है कि हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का ग्राफ जो है वो मोल फ्रैक्शन के साथ में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई एक्सिस नाप लेते हैं। एक्स और वाई एक्सिस नाप लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये रहा हमारे पास, सॉरी ये वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस। चलेगा? ओके। तो अब हम लोग क्या करें, पहले जो चीज हम लोग बना रहे हैं पहले उसको मार्क करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या, एक्स एक्सिस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब का है। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर मतलब पीए लगा रहे हैं। सही है? तो हमने एक्सिस मार्क कर ली। अब हमें कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ग्राफ अंदाजे से नहीं बनाया जाता। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम्हें एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ बनाना होता, और अगर तुमको ऐसा दिया जाता कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बताओ ग्राफ कैसा बनता? लीनियर। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनती कि नहीं बनती? बोलो। यहाँ पे जो तुम y, m, x और c देख रहे हो, इसमें वेरिएबल केवल कौन होते हैं? हाँ बेटा, वेरिएबल देखो वही होते हैं जो तुम्हारे एक्सेस पे मार्क किए जाते हैं। वेरिएबल वही होते हैं जो एक्सेस पे मार्क किए जाते हैं। अगर तुम x वर्सेस y बना रहे हो तो यहाँ पे y, यहाँ पे x, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन हुए? y एंड x। तो m और c क्या हुए? कांस्टेंट। है ना? अगर तुम 2D ग्राफ बना रहे हो तो हमेशा केवल दो वेरिएंट होंगे, है ना? दो से ज्यादा वेरिएंट नहीं होंगे। अगर 3D ग्राफ बना रहे हो तो हमेशा तीन वेरिएंट होंगे, तीन से ज्यादा नहीं होंगे। एनीवेज, यहाँ पे हम लोग किसको किसको मार्क कर रहे हैं, एक्सिस समझो। कौन सी दो एक्सिस यहाँ पे मार्क की गई हैं? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई पे कौन है और एक्स पे कौन है? ओके। तो अगर ऐसा है तो हमें एक ऐसे इक्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें केवल ये दोनों जो हैं वो वेरिएबल हो। कोई सोच सकते हो? बताओ। क्या तुम कोई ऐसी इक्वेशन सोच सकते हो जिसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो है वो आता हो? वेरी गुड। तुमने जो पढ़ा है उसी में से तो मैं पूछ रहा हूं ना। तो ये हो गया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू, हाँ क्या लिख दिया मैंने, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यही है कि नहीं है? तो देखो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो तुम्हारा एक वेरिएबल होना चाहिए वो है हमारे पास, और जो तुम्हारे पास एक मोल फ्रैक्शन होना चाहिए वो भी है मेरे पास, कि नहीं? ठीक है ना? बात समझ में आई? ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन, अब ये तुम्हारे बताओ किस फॉर्म में है? ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है। क्या हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स इसके फॉर्म में इसको इमेजिन कर सकते हैं? है ना? तो देखो पी ए नॉट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्या वो कॉन्स्टेंट है? पी ए नॉट भी कॉन्स्टेंट है ना? तो y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो कहां से गुजरता है बेटा? यहां से गुजरता है कि नहीं, ओरिजिन से? सही है नहीं? अब बात को समझना, अगर हम लोग a का मोल फ्रैक्शन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग a का मोल फ्रैक्शन मार्क कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? ये अगर मान लो मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0 है, तो क्या मोल फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा हो सकता है? तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो केवल हमको यहीं तक लेना है, क्योंकि इसके आगे अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो मैथमेटिकली तो ठीक रहेगा, लेकिन थ्योरेटिकली एक्स ए की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। बात समझ में आई कि नहीं? हमारा एक्सेप्टेंस रेंज जो है वो केवल इतना ही रहेगा। क्लियर है इतना?
ये बात सबको समझ में आई? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है? मतलब मैथमेटिकली तो हम कितना भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ग्राफ रहेगा वो केवल यहां से यहां तक माना जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, जब एक्स की वैल्यू 0 है, बेटा एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हेलो, हाँ मैम, मैम क्लास में है अभी, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ हाँ, आ जाएंगे आएंगे। लैपटॉप से हेलो, लोग समझेगा नहीं रे। हेलो, 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 मेरा आवाज आ रहा है? सर आ रहा है सर। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बीच में कॉल आ गया था मेरे। चलो बेटा, यहां तक समझ गए सब लोग? यस सर। ओके, तो अब देखो, अब हमें कंडीशन बनानी है। वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन है। लैपटॉप में होता है क्या? क्या क्या? हम लोग का क्लास लैपटॉप में होता है क्या? किसमें होता है? लैपटॉप में? हाँ, ये लैपटॉप चल रहा है मेरा, लैपटॉप की स्क्रीन है मेरी ये। सर तो फिर कॉल कैसे कॉल मेरा, मैं फोन से फोन फोन फोन, कर रहा है? मैं दो जगह से, तो मिल जाएगा। मैं दो जगह से ऑनलाइन हूँ ना, एक बार फोन से और एक बार लैपटॉप से, ताकि अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ और कनेक्शन चला गया तो मेरे फोन पे भी नहीं आएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई प्रॉब्लम है। समझे कि नहीं? हाँ सर। इसलिए पहले क्या हो रहा था कि मैं पढ़ाता जा रहा था, बीच में कनेक्शन लूज भी हो जा रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो अब जैसे ही कनेक्शन लूज होगा मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों ज्वाइंट हूँ। समझे कि नहीं? समझो सर। ओके, चलो हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हमारा पहला स्टेप, अगर मुझे कोई भी ग्राफ बनाना है तो पहला स्टेप देखो क्या होता है। मैं तुम्हें ये ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ये ग्राफ बनाने का तरीका हर जगह काम आएगा। सबसे पहला स्टेप है कि वेरिएबल पहचानो, मतलब एक्स और वाई पहचानो। यहाँ पे एक्स क्या है बताओ इस ग्राफ में? पेपर बेस्ट है सर। मोर पेपर। एक्स है मोल फ्रैक्शन, और वाई क्या है? पेपर बेस्ट। यस, पेपर बेस्ट। यस। दूसरा, जो तुमको थ्योरी बनाई बताई गई है, जो तुमको थ्योरी पढ़ाई गई है, उसमें से एक ऐसा इक्वेशन तुम्हें ढूंढना है जिसमें एक्स और वाई आए। मतलब इस केस में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन आए। तो तुमने ढूंढा कि नहीं ढूंढा ये इक्वेशन? हाँ सर। यस सर। तीसरा, अब जब तुमने इक्वेशन ढूंढ लिया, तो अगर तुमको मैथमेटिकली इक्वेशन बनाना आता है तो ये भी तुमको बनाना आता होगा। देखो, पीए को तुमने वाई रखा कि नहीं रखा? इज इक्वल टू एक्सए को तुमने स्मॉल एक्स रखा, तो ये अपने आप एम आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू एम एक्स। यस और नो? यस सर। तो क्या यहाँ पे हम लोग उसके बाद ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ ग्राफ, क्या हम लोग उसके बाद ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को? तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना। अब अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो हम एक और काम कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं। देखो, अभी हम कंडीशन बनाते हैं, तुम खुद सोचो और खुद बताओ। अगर हम लोग एक्सए की वैल्यू 1 ले लें तो पीए की वैल्यू कितनी होगी बोलो? हेलो, पीए नॉट, पीए नॉट, क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो प्योर ए है, और ए क्योंकि सॉल्वेंट है,
इस वजह से यहाँ पे पी ए नॉट होगा, मैक्सिमम प्रेशर जो होना चाहिए। अगर हम एक्स ए की वैल्यू 0 ले लें तो फिर पी ए कितना होगा बताओ? 0 0। सही बात है कि नहीं? तो ये तो एक पॉइंट है ना। जब तुम एक्स ए, यहां से देखो पॉइंट बनाते, जब तुम एक्स ए की वैल्यू 1 ले रहे हो, है ना, तो तुम्हारा पी ए की वैल्यू पी ए नॉट आया। तो यहाँ पे y की वैल्यू पी ए नॉट है, एक पॉइंट ये मिला, और x की वैल्यू 1 है ना। अच्छा यहाँ पे बताओ, जब तुम xa की वैल्यू 0 ले रहे हो तो pa की वैल्यू भी कितनी है? 0। तो एक पॉइंट है 0,0। तो अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये क्या ग्राफ लीनियर होने वाला है? क्या ये ग्राफ लीनियर होने वाला है? हाँ। और एक लाइन को बनाने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट की जरूरत है, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है 0,0, यहां से निकाला, और एक फिर पॉइंट क्या होगा? पी ए नॉट और 1। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, जब एक्स ए की वैल्यू 1 है, मतलब यहां पर, तो पी ए की वैल्यू पी ए नॉट है, मतलब एक पॉइंट तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया? बताओ, एक पॉइंट तो ये मिल गया ना, येलो से जो मैंने मार्क किया है। और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया? 0,0। तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया। तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समझे कि नहीं? तो फिर से मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या बनाना है ग्राफ वो सोचो। तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा ये तो, कि भाई ग्राफ बनाओ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का और मोल फ्रैक्शन का। तो ये तो तुम्हें जो भी ग्राफ बनाने बोला जाएगा वही गिवन है। तो जिसके बीच में ग्राफ बनाते हैं उसी को ही वेरिएबल मानते हैं। जैसे यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का ग्राफ बनाना है मोल फ्रैक्शन से, तो यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। फिर दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है कि तुमको इक्वेशन इन दोनों के बीच का ढूंढना है। तो यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन। अब इक्वेशन ढूंढने के बाद में तुम्हें कंपेयर करना है कि तुम कौन से मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसको तुम कंपेयर कर सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे पता चल गया कि ग्राफ लीनियर होने वाला है। ठीक है। और एक लाइन को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। बोलो, एक लाइन को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, है ना। तो दूसरा पॉइंट देखो कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, किसी को तुम मान लो। जैसे हमने अगर एक्स ए को 1 मान लिया तो मुझे पता है कि पी ए की वैल्यू पी ए नॉट होगी। तो एक पॉइंट आ गया तुम्हारा पी ए नॉट कॉमा 1। सही है ना? और दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहां से कि जब तुमने एक्स ए की वैल्यू 0 ले ली तो पी ए की वैल्यू भी 0। तो 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए? 0,0 और पी ए नॉट कॉमा 1। सही है? सही है कि नहीं? ठीक है ना। तो ग्राफ बनाना इजी है, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे इसको। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सर वन कॉमा पी नोड होगा। कौन सा? सेकंड वाला? सेकंड वाला, ये वाला कौन सा? आपने जो लिखा है तो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन? इक्वेशन तो यार एक ही लिया है मैंने। सर इक्वेशन है वो वैल्यू। ये 1 कॉमा पी ए नॉट ये कह रहे हो? ये नेक्स्ट पहले आएगा ना। ये 1 कॉमा पी ए नॉट क्यों होगा? देखो एक बात बताओ, तुमने y एक्सिस पे क्या, अच्छा सॉरी, ये 1 कॉमा पी ए नॉट आएगा, x कॉमा y लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहने का मतलब वही था, है ना। पहले मैंने सोचा y कॉमा x लिख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 कॉमा पी ए नॉट। एनीवेज हमें पॉइंट से मतलब है। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया? x कॉमा y लिखते हैं, तो 1 कॉमा पी ए नॉट ये हो गया।
और ये कॉमा क्या हो गया 0,0, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमें मिल गया। यस, जल्दी से बोलो गाइस। तो देखो मैं बार बार तुमको ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही सारे ग्राफ बनने केमिस्ट्री में, मतलब क्लास 11 से लेके एकदम फाइनल तुम केमिस्ट्री में कहीं भी कुछ भी ग्राफ बनाओगे तो तुमको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, है ना। तो देखो तुमने कौन कौन सा स्टेप फॉलो किया, पहला स्टेप बताओ जरा, वेरिएबल। बोलो। सबसे पहले वेरिएबल, क्या वेरिएबल गिवन होता है, क्या वेरिएबल गिवन होता है? हाँ गिवन होता है, तुमसे बोला जाएगा ना कि एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाओ, तो भाई एक एक्स वेरिएबल हो गया, एक वाई वेरिएबल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? बेटा बात समझ में आई सबको? ओके, तो वेरिएबल से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास वेरिएबल हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन। इक्वेशन। हमें एक सूटेबल इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जो एक्स और वाई को रिलेट करते हो, है ना। मतलब एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पे वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है। यस, यस सर। तो ये बहुत तरह के हो सकते हैं। देखो केमिस्ट्री में या तो सीधी लाइन बनती है या तो कर्व बनता है, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं बनता है। तो केमिस्ट्री में ग्राफ बनाना सबसे इजी है, तो जो सिखा रहा हूं एकदम वैसे ही सीख लो और कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। तो पहला जो बहुत ही फेमस ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। लेकिन इस बार हमने लिया है y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो जो भी y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में होता है वो ओरिजिन से पास करता है कि नहीं? हाँ सर, करता है सर। पासेस थ्रू ओरिजिन। जो दूसरे तरह का ग्राफ हो सकता है वो हो सकता है अगेन एक स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां पर भी c आता है ना तो c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अगर तुम ओरिजिन से पास करा रहे हो तो y इंटरसेप्ट 0 है, लेकिन अगर इस फॉर्म में आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो वहां पे c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। क्लियर है कि नहीं? तो ये ग्राफ होता है ऐसा, ये जो तुमको मैंने फर्स्ट वाला ग्राफ बताया वो ऐसा होता है। लेकिन ये जो दूसरा वाला ग्राफ होता है वो जीरो से, ओरिजिन से पास नहीं करेगा, वो ऊपर से भी पास कर सकता है ना, इसके नीचे से भी पास कर सकता है। क्लियर है इतना कि नहीं? ऐसे भी पास कर सकता है या ऐसे भी पास कर सकता है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जो थर्ड तरह का ग्राफ होता है, जो तीसरे तरह का ग्राफ होता है, वो मान लो तुम्हारा वो अब कुछ भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम होते हैं स्ट्रेट लाइन। तो कभी अगर पैराबोला हाइपरबोला होगा तो उसका हम केस स्टडी वहीं पे ही देख लेंगे, ठीक है ना, कि किस शेप में होगा। जैसे पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है ना। हाइपरबोला ऐसा हो सकता है तुम्हारा, ऐसा हो सकता है ना। एक स्पेशल केस है इसमें कि अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तब बताओ ग्राफ कैसा होगा। अगर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट हुआ तो ग्राफ कैसा होगा बताओ। ओरिजिन में रहेगा। नहीं, ओरिजिन में कैसे रहेगा? देखो x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये हुआ, सर स्ट्रेट होगा। नहीं स्ट्रेट तो बना लिए ना। x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम x को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो y अपने आप कम होना चाहिए कि नहीं? बोलो। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे ग्राफ कहाँ आते हैं? ऐसे ग्राफ का मतलब होता है कि अगर तुम x को इंक्रीज कर रहे हो तो y को डिक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। भाई ये इधर कांस्टेंट है ना, तो अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट जो है वो 10 लाना है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ।
बोलो क्या समझ गया 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ? सर। हाँ सर। तो मैं 10 को 2.5 × 4 भी तो लिख सकता हूँ। बोलो। यस सर। तो देखो मैंने अगर x को बढ़ाया तो मुझे y को क्या करना पड़ा? घटाना पड़ा। नहीं नहीं, अगर मैंने x को बढ़ाया, x को इंक्रीज किया, ये है x इस तरफ जो लिखा है, तो y को मुझे क्या करना पड़ा? डिक्रीज। डिक्रीज करना पड़ा। तो कभी भी ऐसा कुछ आता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब x बढ़ा रहे हो और y कम कर रहे हैं, और इसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसा ऐसा। ये ओरिजिन, ये मतलब इस लाइन को कभी टच नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बहुत करीब से गुजरता चला जाएगा और अपना डिस्टेंस कम करता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? देखो x को हम जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, x को हम जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, y इंक्रीज होता जा रहा है। दिखता है कि नहीं? क्लियर है इतना? यस सर क्लियर। ओके। तो जस्ट मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं और बस एक लिख देता हूं यहाँ पे, एक लिख देता हूं कि x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा कभी ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। एनीवेज चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। वेरिएबल ढूंढ लिया, इक्वेशन ढूंढ ली, अब क्या करना है? कंडीशन बनाना है। क्या बनाना है? कंडीशन। जैसे कि अभी मैंने बनाया ना कि अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए की वैल्यू पी ए नॉट होगी, ऐसे कंडीशन बनानी है। तो कंडीशन से तुम्हें क्या मिलेंगे? ग्राफ के ऊपर के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। जैसे कि एक्स ए की वैल्यू 0 है तो तुम्हारा पी ए की वैल्यू भी 0 होगी, तो यहां से एक पॉइंट मिल गया 0,0 और यहां से एक पॉइंट मिल गया तुमको 1, पी ए नॉट। क्लियर है कि नहीं इतना? फिर अल्टीमेटली तुम क्या करोगे? ग्राफ बना लोगे। फिर अल्टीमेटली तुम क्या करोगे? ग्राफ बना लोगे। तो जो अभी हमने ग्राफ बनाया, देखो वो कैसा ग्राफ बना था। अरे यार ये क्या बना था? अभी देखो जो हमने ग्राफ बनाया वो कैसा ग्राफ था। ग्राफ अगले पेज में बना दूं? अभी देखो जो हमने ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसा था। ठीक है ना, मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मार्क किया था, हमको यहाँ पे बनाना था पीए, हमको यहाँ पे लेना था पीए। सही है कि नहीं? मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सही है। यस सर। और हमको यहाँ पे क्या लेना था? मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग लेते हैं इस पॉइंट में कि एक्सए की वैल्यू 0 है, तो कहीं ना कहीं एक्सए की वैल्यू 1 भी होगी। सही है कि नहीं? और एक्सए की वैल्यू, सॉरी एक्सए नहीं, अब एक्स भी लिखते हैं, जहां पे एक्सए की वैल्यू 0 है वहां पे अगर हम लोग देखें तो इनडायरेक्टली एक्स बी की वैल्यू 1 होगी, सर। है ना। देखो हम मार्क कर रहे हैं एक्सए, लेकिन हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जहां पर एक्सए की वैल्यू 0 है वहां पे एक्स बी की वैल्यू 1 है, सर। और जहां पे एक्सए की वैल्यू 1 है वहां पे एक्स बी की वैल्यू क्या है? 0 है। सही है कि नहीं? 0। तो इस पॉइंट पर, मतलब जब तुम इससे वर्टिकल खींचोगे, जब तुम इस पॉइंट से वर्टिकल खींचोगे तो यहाँ पे एक्सए की वैल्यू कितनी होगी बताओ? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे ग्राफ रीड करना आता है ना, तो देख के बताओ कि इस पॉइंट पर एक्सए की वैल्यू कितनी होगी? 1। और यहाँ पे कितनी होगी इस पॉइंट पर? 1। भाई वर्टिकल खींच रहे हैं तो मतलब हमने x को कांस्टेंट कर दिया। सही है कि नहीं? वर्टिकल खींच रहे हैं तो मतलब हर पॉइंट पे यहाँ पे एक्सए की वैल्यू 1 ही तो होगी। ठीक है ना? क्लियर है इतना? और जब एक्सए की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा?
प्योर सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा होगा। तो प्योर, और तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा पीए नॉट ही होगा। तो हमने मान लिया कि भाई पीए नॉट की जो वैल्यू है वो कहीं यहाँ पे आके इतनी होगी, इतनी होगी। तो मुझको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, मैंने एक पॉइंट मार्क किया यहाँ पे 1 पीए नॉट, मतलब जब एक्सए की वैल्यू 1 है तो वेपर प्रेशर मेरा पीए नॉट। और दूसरा पॉइंट मुझे ओरिजिन मिल गया था कि नहीं, यस सर। सर तो इस पॉइंट से मैं पकड़ता हूं और इस पॉइंट को खींचता हूं, है ना, इस पॉइंट को मैं पकड़ता हूं और इस पॉइंट को मैं खींचता हूं, तो ये मेरा ग्राफ बन गया कि नहीं, पीए वर्सेस, ये मेरा ग्राफ बन गया कि नहीं, पीए वर्सेस एक्सए का, बोलो आगे ना। और बहुत ही लॉजिकल ग्राफ है कि भाई जब एक्सए की वैल्यू 0 थी तो पीए की वैल्यू भी 0 थी, और जब एक्सए की वैल्यू 1 हुई तो मतलब प्योर सॉल्वेंट हो गया, तब पीए की वैल्यू भी तुम्हारी पीए नॉट हो गई। क्लियर है कि नहीं, यस। तो देखो यहाँ पे अगर तुम कोई भी पॉइंट मार्क करते हो, यहाँ पे इस कर्व के ऊपर यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट मार्क करते हो तो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, बताओ। मतलब अगर तुमने एक्सए का इतना जो भी मोल फ्रैक्शन होगा उसको तुम यहां रीड करोगे, अगर तुमने एक्सए का मोल फ्रैक्शन इतना लिया तो तुम्हारा उस टाइम पर जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इतना होगा जो तुम यहां रीड करोगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वेपर जो है वो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का ही है। ओके, चलो हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस 2। बोलो केस 2 क्या होने वाला है, कोई कोई आइडिया, व्हाट कैन बी केस 2, बोलो। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, व्हाट कैन बी केस 2। अरे यार सोल्यूशन अभी हमने क्या, सॉलिड प्लस लिक्विड पढ़ लिया ना, अभी केस 2 क्या हो गया, लिक्विड प्लस लिक्विड। यस सर। तो लिक्विड प्लस लिक्विड मतलब केस 2 होगा हमारे पास ऐसे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन having 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 liquid plus liquid as solute and solvent। क्लियर है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल और साथ में क्या, वाटर। यस, तो इसका डेटा शीट बनाते हैं, डेटा शीट। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूट बी के बारे में, और यहां पे हम लोग लिखेंगे सॉल्वेंट ए के बारे में। सबसे पहला हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं फिजिकल स्टेट। सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड लिक्विड या गैस, लिक्विड है। अरे भैया केस 2 पे आ गए, इसको पढ़ो, कहां पे है ध्यान। जो सॉल्यूट है वो है लिक्विड, और जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा है, लिक्विड। अब अगर कोई चीज लिक्विड है तो नेचर दोनों का कैसा होगा, दोनों ही वोलेटाइल होंगे कि नहीं होंगे, ये भी वोलेटाइल होगा और ये भी वोलेटाइल होगा, सही है ना। अब अगर दोनों ही वोलेटाइल होंगे तो तीसरा दोनों का ही, अगर मान लो मैंने अल्कोहल लिया होता, अगर मान लो मैंने ओनली अल्कोहल लिया होता, यहाँ पे प्योर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, तो क्या यहाँ पे वेपर बनता है अल्कोहल का। तो अगर प्योर प्योर अल्कोहल लेते हैं तो देखो भाई
जो कम होता है ना उसको सॉल्यूट मानते हैं, लेकिन कोई भी लिक्विड वो क्या सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकता है? यस सर। तो एक्चुअली ये भी सॉल्वेंट है और ये भी सॉल्वेंट है, लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन बना देते हैं तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा सॉल्यूट कहलाया जाता है। तो अगर मैंने इसको सॉल्वेंट बोल दिया तो मैं इसको सॉल्यूट बोलूंगा, लेकिन क्या इंडिविजुअली ये भी एक सॉल्वेंट है? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। और प्योर अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट है तो यहां पर क्या एक वेपर प्रेशर बनेगा मैक्सिमम, यस सर। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की, तो इसका वेपर प्रेशर, क्योंकि मैंने इसको बी बोला है, तो यहाँ पे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 तो नहीं होगा ना? बोलो, यहाँ पे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक्चुअली ये एक लिक्विड है, तो लिक्विड का हमेशा एक वेपर प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल होगा वो होगा पीबी नॉट। पहले देखो 0 था, पहले कितना था जब सॉलिड प्लस लिक्विड ले रहे थे, तो इसका वेपर प्रेशर 0 था, सही है कि नहीं? और इसका वेपर प्रेशर था पी ए नॉट। लेकिन अब इसका भी वेपर प्रेशर है और इसका भी वेपर प्रेशर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? पी ए नॉट। सही है ना गाइस? यस सर। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? ओके, और बताओ फिर, और बताओ ये चौथे नंबर पे चलो हम लोग ले लेते हैं। अगर हम लोग मान लो फिर मोल्स की बात करें, तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ बी की बात करेंगे तो हम लोग मास ऑफ बी ले लें बाय मोलर मास ऑफ बी ले लें, सही है? यस सर। और अगर हम लोग मान लो ए के मोल्स की बात करेंगे तो मास ऑफ ए ले लें और मोलर मास ऑफ ए ले लें, सही है कि नहीं? क्लियर है इतना? ओके, तो अगर हम लोग मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, सही है? यस सर। और अगर हम लोग बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल्स ऑफ बी होल अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, सही है? बोलो। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यस, यस सर। ठीक है ना? जस्ट मैं तुम्हें करने का तरीका बता रहा हूँ, हर चीज एकदम बेसिक से, है ना? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझना, मैं एक ब्रेन एक्सरसाइज से तुमको ये चीज समझाना चाहता हूं और तुमको मेरे साथ साथ इसका आंसर भी देना पड़ेगा। एक बकेट है, इस बकेट को मैंने बंद कर दिया, और एक दूसरा बकेट है, इस दूसरे बकेट को भी मान लो मैंने बंद कर दिया। इसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया ए और इसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया बी, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या इसके वेपर बनेंगे? भाई ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, और दोनों ही क्या है? प्योर। और दोनों ही क्या है? प्योर ए है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? प्योर बी है। अब अपना जो पिछला तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सोच के बताओ, क्या यहाँ पे ये ए वेपराइज होगा? सर जरूर होगा सर। जरूर होगा, लेकिन क्या ए एस्केप कर सकता है? नो सर। तो इसका मतलब वेपर बना के, एक मैक्सिमम वेपर बना के ये रह जाएगा वहीं पे, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बनेगा मैक्सिमम पे पी ए नॉट, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या इसका वेपर बनेगा? हाँ सही हो गया। एस्केप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये मैक्सिमम वेपर बना कर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेपर कितना बनेगा? पीबी नॉट। क्लियर है कि नहीं? वैसे तो ये दोनों ही सॉल्वेंट हैं,
लेकिन अगर इन दोनों को मैं मिला दूं मान लो, अच्छा यहाँ पे जो सरफेस है वहां पे केवल किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, एक का। और ए जो है यहाँ पे 100% सरफेस जो है वो कवर करेगी कि नहीं करेगी, बोलो 100% सरफेस कवर करेगी कि नहीं। वैसे ही बी भी यहाँ पे कितना का सरफेस कवर करेगी, 100% सरफेस कवर करेगी कि नहीं, बोलो। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर भी बन रहा है ए का और यहाँ पे बी का। लेकिन अगर मान लो मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब मैंने ढक्कन खोला और ए और बी को मिक्स कर दिया, है ना, और फिर इसको बंद कर दिया, तो यहाँ पे अब ए और बी दोनों आ चुका है। तो अब यहाँ पे ए भी नहीं है बी भी नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, बोलो। अब यहाँ पर ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये सोल्यूशन बन गया कि नहीं बन गया, क्या अब यहाँ पे ये प्योर प्योर सॉल्वेंट है, अब यहाँ पे ये सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन बनेगा तो सरफेस जो होगी, सरफेस जो होगी, क्या वहां पे 100% ए होगा, क्या 100% बी होगा। किसी का माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है बहुत, अब्दुल। हाँ तो ठीक हो गई। ओके, तो अभी देखो अगर सरफेस में 100% ए नहीं है, सरफेस पे 100% ए नहीं है, तो कुछ परसेंट, सम परसेंट जो है वो ए रहेगा, और सम परसेंट जो है वो क्या रहेगा, बी रहेगा, सही है कि नहीं। सर सम परसेंट ए और सम परसेंट बी। तो अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, हाँ कहाँ थे, अगर ऐसा होने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ, सम परसेंट ए सम परसेंट बी। अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ पे सरफेस में ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, ठीक है ना, तो हर चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या ए का मैक्सिमम प्रेशर बनेगा, यहाँ पे वेपर आएंगे कि नहीं आएंगे, वेपर में भी ए है और बी है, दोनों है, यस और नो। तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम ए बनेगा, पी ए नॉट बनेगा यहाँ पे, बताओ। तो यहाँ पे केवल पी ए बनेगा, तो यहाँ पे केवल कितना बनेगा, पी ए बनेगा, सही है कि नहीं। क्या यहाँ पे पीबी बनेगा, मैक्सिमम वेपर बनेगा बी का, तो यहाँ पे लेस देन पीबी नॉट बनेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट का प्रेशर हो गया पीए और बी कंपोनेंट का प्रेशर हो गया पीबी। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। ए कंपोनेंट का प्रेशर हो गया पीए और बी कंपोनेंट का प्रेशर हो गया पीबी, क्लियर है इतना कि नहीं। तो यहाँ पे अगर टोटल, यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर पी है, तो पी जो है वो दो की वजह से है, एक है ए की वजह से और दूसरा है बी की वजह से। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, क्लियर है कि नहीं। पी ए प्लस पी बी क्लियर है ना, डन, ओके। तो मुझे तो पहले से पता है, जब हम लोग देखो सॉलिड प्लस लिक्विड देख रहे थे, तो सॉलिड के लिए पीबी की वैल्यू तो 0 थी, हाँ कि ना, हाँ सर। और लिक्विड के लिए था पीए की वैल्यू, तो पीए की वैल्यू कितनी थी, एक्स ए इंटू पीए नॉट, क्लियर है कि नहीं। यस सर। एक्स ए क्या डिफाइन करता है, सम परसेंट को डिफाइन करता है। जैसे मान लो अगर एक्स ए की वैल्यू 0.1 है, तो बेसिकली 10% हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहां पर अगर
लिक्विड प्लस लिक्विड की बात करें तो इस बार पीबी की वैल्यू 0 नहीं है, इस बार पीबी की वैल्यू क्या होगी बताओ? पीबी की वैल्यू हो जाएगी पीबी नॉट इंटू एक्स बी। हाँ, और पीए की वैल्यू कितनी होगी? पीए नॉट इंटू एक्स से, सही है कि नहीं? बताओ, कुछ गया दिमाग में? जी सर। पहले तो केवल ए का कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो हम लोग लिख रहे थे पीए नॉट इंटू एक्स से। अब बी का कंपोनेंट भी प्रेशर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? पीबी नॉट इंटू एक्स बी, सही है कि नहीं? क्लियर है? तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर तुमने सोल्यूशन बनाया है, अगर तुमने ए प्लस बी का सोल्यूशन बनाया और दोनों ही लिक्विड हैं, तो तुमको यहाँ पे ए और बी दोनों का ही वेपर मिलेगा। क्लियर है? तो टोटल प्रेशर होगा ए का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट, ठीक है ना? टोटल प्रेशर होगा ए का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट। टोटल प्रेशर है ए का कंपोनेंट और बी का कंपोनेंट, और अगर हम लोग इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो पी जो है वो होगा तुम्हारा एक्स ए इंटू पी ए नॉट, प्लस बी जो है वो होगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट। हाँ कि ना? क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? सर ओके, तो इसका क्वेश्चन किए जाए। तो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये तुम्हारे पास 2 मोल है और ये तुम्हारे पास 3 मोल है। तो यहाँ पे तुम्हारा पी ए नॉट की वैल्यू है 200 और यहाँ पे पी बी नॉट की वैल्यू है 500, ठीक है कि नहीं? तो बताओ यहाँ पर P की वैल्यू कितनी होगी? P मतलब अगर तुम्हारे पास A के 2 मोल हैं और B के 3 मोल हैं, ठीक है ना? तो जब तुम इसको कवर कर दोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर बनेगा, क्योंकि A और B दोनों का ही वेपर है। तो कवर करने पर प्रेशर बनेगा पीए प्लस पीबी, सही है कि नहीं? तो ये P की वैल्यू निकालनी है, बताओ कितना होगा? इसका भी इसका भी मैक्सिमम प्रेशर गिवन है और इसका भी मैक्सिमम प्रेशर गिवन है, बताओ। तो सेपरेटली अगर सॉल्व करें तो देखो पी ए नॉट क्या होगा? पी ए नॉट होगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और पी बी कितना होगा? एक्स बी इंटू पी बी नॉट। क्लियर है इतना कि नहीं? तो एक्स ए की वैल्यू कितनी है? एक्स ए की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 5 और पी ए नॉट कितना गिवन है? पी ए नॉट गिवन है 200, सही है? सर और यहाँ पे ये कितना गिवन है? ये गिवन है 3/5 इंटू 300, सॉरी 500। ओके, तो ये कितना आ गया बताओ? 5 से डिवाइड करोगे तो ये 40 इंटू 2 80 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ यस सर। और ये कितना आ गया? 300 आ गया कि नहीं? यस सर 300 सर। 300। तो अगर तुम P मतलब टोटल प्रेशर निकालोगे तो टोटल प्रेशर होगा पीए प्लस पीबी, तो आ जाएगा तुम्हारा 380 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 300 प्लस 80 तो 380 आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लो वेपर प्रेशर है, ये 300 है
और ये 400 है, ठीक है ना। और तुमसे बोला गया है कि भाई जब तुम ए और बी को मिक्स कर रहे हो, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, एक्चुअली तुम्हें क्या गिवन है बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन है और वेपर प्रेशर ऑफ बी गिवन है। एक्चुअली तुम्हें पी ए नॉट की वैल्यू 300 और पीबी नॉट की वैल्यू 400 इतना गिवन है कि नहीं गिवन है? गिवन है सर। और तुमसे बोला जा रहा है कि भाई जब यहाँ पे ए और बी इवेपोरेट करते हैं तो जो टोटल प्रेशर बनता है ना, टोटल प्रेशर बनता है 470। तो बताओ एक्स से लिक्विड में और एक्स बी कितना रहा होगा, बताओ। लिक्विड फॉर्म में एक्स ए और एक्स बी कितना रहा होगा बताओ। बता पाओगे? हाँ करो। सर, क्वेश्चन तो फिर से बोलिए ना सर। यही क्वेश्चन वह सामने लिखा है। जब बुक में क्वेश्चन लिखा होता है तो वो बोलता है क्या, बोलो। देखो तुम्हें ये आदत डालनी पड़ेगी, जब तुम्हारा पेपर आएगा ना असली, तो वहां पे कोई तुम्हें समझाने के लिए नहीं होगा। यही क्वेश्चन है, पहले तुम सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा तुमको। ए के बारे में और बी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, पी ए नॉट गिवन है और पीबी नॉट गिवन है, ठीक है ना, और टोटल प्रेशर गिवन है। जब भी सेटल होगा मामला तो टोटल प्रेशर इतना गिवन है, तुम्हें एक्स ए और एक्स बी निकालना है, यही क्वेश्चन है। बोलो। एक्स से 0.7 मोल हाँ मोलर मास। बोलो। एक्स से 0.7, एक्स बी 0.3, एक्स से 0.7, एक्स बी 0.2। 0.3। ओके ठीक है। ओके तो x से 0.7, एक्स बी 0.3। ओके तो हम लोग देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास एक इक्वेशन है ये, कि जो p होगा वो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी, ये होगा कि नहीं होगा? ये इक्वेशन होगी टोटल प्रेशर की, बोलो। यस। अच्छा एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है ये बताया थोड़ी ना जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा कि नहीं होगा? यस। तो हम किसी एक को रिप्लेस कर दें, मान लो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो वैल्यू पुट करो, देखो p की वैल्यू कितनी गिवन है 470, बोलो। p की वैल्यू कितनी गिवन है 470, हाँ कि ना? हाँ सर। यस। भाई टोटल प्रेशर 470 गिवन है, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 300, एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 400, पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 400, और एक्स बी की वैल्यू को हम लोग एक्स बी की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। क्या यहां से सॉल्व करने के बाद एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी? तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, वो भी आ जाएगी। अगर इसको हमने फाइंड कर लिया तो क्या हम इसको फिर फाइंड कर सकते हैं, बोलो। यस सर। हाँ कि ना? हाँ यस सर। क्लियर है कि नहीं? ओके तो इसको सॉल्व करके बताओ एक्स बी की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर एक्स बी की वैल्यू यहां पे पुट करके बताओ एक्स ए की वैल्यू कितनी आ रही है।
भी तो कुछ ज्यादा है, 1.7 आ रहा ए है। 1 पॉइंट समथिंग कहाँ से आ जाएगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये वेपर प्रेशर 300 है, ये 400 है, तो ये 470 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे को वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, वैल्यूज गलत ले लिया हमने, वैल्यूज गलत ले लिया हमने। मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 350 ले लिया, नहीं 350 नहीं, 340 ले लिया। अभी कर लो, ये 340 कर लो। ये 340 कर लो। देखो अभी गलत नहीं आएगा, एक बार फिर से करना ट्राई। 0.4 आता है। कितना आता है? 0.4 सारे एक्स भी आता है, 0.4 और 0.6। एक्स भी आता है 0.4, सही है। फिर एक्स भी कितना आ जाएगा, एक्स से कितना आ जाएगा 0.6। अच्छा एक बात बताओ, ए का जो वेपर प्रेशर है वो 300 गिवन था, बी का जो वेपर प्रेशर है वो 400 गिवन था, लेकिन अगर हमने ए के साथ में बी को मिक्स कर दिया तो प्रेशर कितना गिवन था? 340। अब अगर मान लो ए और बी जो है वो बराबर से मिलाए जाते हैं, मतलब इक्वल मोल्स मिलाए जाते हैं, तो आंसर होता 350, हाँ कि ना? लेकिन आंसर कितना आ रहा है? इसका मतलब ए की तरफ वाला प्रेशर ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब ए जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, अरे यार तुम लोगों ने नंबर, तुम लोगों की मैथ भी बड़ी कमजोर है भाई। अगर कोई चीज तुम लोग बराबर से मिलाते हो, एक की वैल्यू है 300, एक की वैल्यू है 400, तो अगर तुमने मान लो ए को और बी को बराबर से मिलाया तो आंसर 350 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आंसर आ कितना रहा है? 340। तो अगर कोई चीज 340 आती है ना, दो चीजों को मिला के, तो एवरेज करने पर क्वांटिटी ए की ज्यादा रही होगी कि नहीं रही होगी? क्योंकि ये ए की तरफ है वैल्यू। नहीं समझे? छोड़ो हटाओ, वो मैथमेटिक्स है भाई, अब मैथमेटिक्स में तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मैथमेटिक्स है, रेशियो प्रोपोर्शन। चलो ट्राई करते हैं एक बार फिर से समझाने की। अगर मान लो तुम्हारे पास ए है, मान लो तुम्हारे पास बी है, ए का वेपर प्रेशर है मान लो तुम्हारे पास 300, बी का वेपर प्रेशर है मान लो 400, तो ये प्रॉपर्टी है ना, पी ए नॉट और पी बी नॉट गिवन है। अब अगर तुम इसको मिक्स करोगे तो तुम यहाँ पे ए की क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो और बी की क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो। तो मान लो अगर ए ज्यादा हो, मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर ए जो है वो मैक्सिमम है ना, तो वैल्यू 300 के पास में होगी कि 400 के पास में होगी? जो यहाँ पे नेट वेपर प्रेशर बनेगा उसकी नेट वैल्यू 300 के पास में होगी कि 400 के पास में होगी? बोलो। 400 के पास। अरे जब ए मैक्सिमम है तो ए का जो वेपर प्रेशर है उसके पास में होगी ना, है ना? इन दोनों का जो मीन है 300 और 400, उसका मीन है 350, मीन वैल्यू है 350। तो अगर मान लो ए को क्वांटिटी में ज्यादा डाल दोगे तो वैल्यू 300 से 350 के बीच में रहेगी। अगर बी ज्यादा तुमने डाल दिया तो वैल्यू 350 से 400 के बीच में रहेगी। ये रेशियो प्रोपोर्शन है, समझे कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे जैसे ए का मैक्सिमम प्रेशर इतना है, बी का मैक्सिमम प्रेशर इतना है, लेकिन ये एक्स ए और एक्स बी किसको रिप्रेजेंट करता है? ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ए की कितनी क्वांटिटी है और बी की कितनी क्वांटिटी है ना? तो अगर मान लो वैल्यू तुम्हारी आई 340, तो ए के ज्यादा नजदीक है, तो इसका मतलब ए जो होगा वो 0.5 से ज्यादा होगा। तो देखो ए की वैल्यू 0.6 आई है, समझे कि नहीं?
और बी जो है वो 0.5 से कम आएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, ये 0.4। चलो मैथ की क्लास से हम आते हैं बाहर और एक और क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है कि मोलर मास ऑफ ए एंड बी इज 50 एंड 200, ठीक है ना। तो कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन obtained by मिक्सिंग पहला इक्वल मास, सेकेंड इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, है ना। गिवन क्या है, गिवन है पी ए नॉट जो है वो 300 है और पी बी नॉट जो है वो 500 है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ो और समझो। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ भाई, हेलो, क्वेश्चन को पढ़ के समझो, क्या ये क्वेश्चन बनेगा? इक्वल मास मतलब समझ में नहीं इक्वल मास का मतलब क्या होता है बताओ? आया। 50 हो गया दोनों का, नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, इक्वल मास का मतलब क्या होता है? तो दोनों का मास सेम होगा। इसमें समझना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मोलर मास ऑफ ए एंड बी गिवन है 50 और 200। तुमको बोलना है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा अगर हम लोग ए और बी का इक्वल मास मिक्स करें। इसमें समझना क्या है, ए का भी जितना मास लोगे उतना ही बी का मास लो। और सेकंड में तुमको तब वेपर प्रेशर निकालना है जब हम लोग ए और बी का इक्वल मोल्स लें, मतलब मोल बराबर लेने हैं। पहले में मास बराबर लेना है, दूसरे में मोल बराबर लेना है। साल पहले में 125 लेना है क्या? भाई इक्वल मास लेना है। अब इक्वल मास तुम कितना भी कोई भी एक वैल्यू ले लो, दोनों का बराबर लेना। जैसे मान लो तुमने ए का 50 ग्राम लिया तो बी का भी 50 ग्राम ले लो, मान लो अपने आप से। समझा सर। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने यहां पर भी ए और बी मिक्स किया है और यहां पर भी मैंने ए और बी मिक्स किया है, लेकिन क्वेश्चन का पार्ट 1 में मुझे ए और बी का इक्वल मास लेना है, सही है कि नहीं? इक्वल मास लेना है, सही है ना। यस सर। तो देखो वैसे तो इक्वल मास हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ए का 1 ग्राम तो बी का भी 1 ग्राम ले सकते हैं, ए का 10 ग्राम तो बी का भी 10 ग्राम ले सकते हैं।
लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इजी तरीका है कि अगर मोलर मास गिवन है ना, तो जिसका हाइयर मोलर मास है उतना ही मास दोनों का ले लो, ए का भी और बी का भी। तो हमने ए का मास जो है वो भी हमने ले लिया 200, और जो बी का मास है वो भी हमने ले लिया 200। तो ए का मोल्स बनाने के लिए मुझे 50 मतलब मोलर मास ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, और बी का मोल्स बनाने के लिए मुझे 200 मतलब मोलर मास ऑफ बी से ऐड करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? गाइस यस सर। देखो, मोल क्या होता है? मोल का मीनिंग होता है W अपॉन M, मतलब मास अपॉन मोलर मास, सही है ना? यस सर। तो मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या मतलब, एक तुमको आइडिया दे रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर, केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, कहीं पर भी अगर इक्वल मास कहीं पे गिवन हो, तो भाई तुम्हें कुछ एक एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने ए का 1 ग्राम तो बी का भी 1 ग्राम लिया, लेकिन रैंडमली मत एज्यूम करना। अगर तुम्हें बराबर ही एज्यूम करना है तो जो हाइयर मोलर मास गिवन है ना, उतना ही मास एज्यूम कर लो। तो तुमने यहाँ पे देखो, वेट ऑफ ए भी 200 लिया और वेट ऑफ बी भी तुमने कितना लिया? सर 1300 सर। नहीं नहीं, वेट ऑफ ए और वेट ऑफ 200 ही लिया। तो मोल में चेंज करने के लिए ए के मोलर मास से डिवाइड किया, मोल में चेंज करने के लिए इधर पे बी के मोलर मास से डिवाइड किया। आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है ना? सर तो अब मुझे पता है भाई, अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पी, क्योंकि लिक्विड प्लस लिक्विड है ना इस बार। तो P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, सही है? यस सर। तो पी ए नॉट कितना गिवन है? पी ए नॉट गिवन है 300, और एक्स ए कितना गिवन है? तो अगर मास गिवन है तो मास से मोल निकालो, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालो। तो यहाँ पे 200/50, तो 200/50 कितना हुआ? 4, और यहाँ पे कितना है? 1, सही है कि नहीं? यस सर। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 4/5। वैसे ही बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बी का मोल फ्रैक्शन होगा 1/5, सही है? और यहाँ पीबी नॉट कितना है? पीबी नॉट तुम्हारा हो जाएगा, पीबी नॉट कितना गिवन है? 500। तो इन दोनों को ऐड, इनको तुम सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आता है? कितना आता है? 60 ये तो 240 हो गया। ये 340 आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बोलो, 340 आ जाता है कि नहीं आ जाता है इधर? अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें इक्वल मास नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लेना है इक्वल मोल। ठीक है कि नहीं? क्या लेना है? इक्वल मोल। इक्वल मोल। तो जब भी इक्वल मोल होगा तो सीधा सीधा एवरेज आउट कर देंगे। तो 300 और 500 का एवरेज होता है 400। तो आंसर मेरा 400 हो जाएगा। अगर निकाल के देखना है तो ऐसे देख लो कि भाई, अगर मान लो मैंने Na की वैल्यू 1 ली, तो मुझे Nb की वैल्यू भी 1 लेनी पड़ेगी इक्वल मोल के हिसाब से। यस सर। तो इसका मतलब Xa की वैल्यू हाफ हो गई यस सर। और Xb की वैल्यू भी हाफ हो गई, हाँ कि ना? यस। तो अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P क्या होगा? पी ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 300 इंटू एक्सए की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, प्लस पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है? 500 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है? हाफ। देखो 400 आया कि नहीं आया? यस सर आया। तो देखो, सिंपल सी बात है और बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है।
केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैथ आनी चाहिए, समझे कि नहीं। ये फॉर्मूला मोल के बेसिस पे बेस्ड है कि मास के बेसिस पे बेस्ड है, बताओ। ये जो तुमने फॉर्मूला देख रहे हो, ये मोल के बेसिस पे बेस्ड है कि मास के बेसिस पे बेस्ड है? मोल। तो अगर मोल तुमने बराबर लिया, तो अगर तुमने मोल बराबर लिया तो एवरेज आउट करोगे तो आंसर 4 आ जाता डायरेक्टली। लेकिन जिसको जिसको समय गंवाना है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, है ना, तो समय बचेगा। अगर कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथमेटिक्स नहीं आती तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, है ना। तो एज अ टीचर मैं समझाऊंगा तो दोनों, बट लेट्स सी कि तुम लोग कितना ग्रैब करते हो। तो देखो मोल के बेसिस पे जब हमने बराबर मोल लिए, है ना, तो हमने आंसर पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करके यहां से भी निकाल लिया। आंसर कितना आया? 400। लेकिन जब इक्वल मास गिवन हो तो तब क्या तुम एवरेज आउट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मास के ऊपर नहीं बेस्ड है, ये मोल के ऊपर बेस्ड है। बात समझ में आती है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो चलो आज एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे देखो हम लोग और इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये है लिक्विड A के लिए और ये है लिक्विड B के लिए। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB, जहां पे PA मतलब कंपोनेंट A का प्रेशर जो है वो PA नॉट XA है और कंपोनेंट B का प्रेशर जो है वो PB नॉट XB है। क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर, क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। और प्लीज मेरी सबसे बार बार रिक्वेस्ट है कि हाँ ठीक है, एक बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज तुम लोग रिवाइज करो, क्योंकि क्लास 12th में डायरेक्टली आए हो और 11th का तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, तो 12th में तुम्हें काफी मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आई सबको? ठीक है ना? ओके ओके, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय सर, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।